Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahid Nasir. Today we will discuss about process of glycolysis. जैसा कि आप जानते हैं ऑल लिविंग सेल्स के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है अपने फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट सेल पूरा करता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन आइदर एरोबिक हो आइदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस कंपाउंड प्रोडक्ट को देखें, इस कंपाउंड वर्ड को देखें, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, glucose, and lysis means breakage, means breakage of glucose। ये ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज का जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स में होता है। आइदर वो सेल्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं लास्ट नंबर में, आइदर वो सेल्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तमाम सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। इनकी टेस्ट के हवाले से याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस में जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो एंड प्रोडक्ट मींस एंड पॉइंट है, दैट इज पायरुविक एसिड। लेकिन पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स। अब ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, और पायरुविक एसिड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एमकेट के हवाले से याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किसी भी किस्म की कार्बन लॉस नहीं है, मींस डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता कहीं भी, मींस कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में किसी भी किस्म का कार्बन लॉस नहीं होता। और दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ कार्बन चेंज आ रहे हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑक्सीजन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, हाइड्रोजन कितने लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने लॉस और गेन हो रहे हैं। ये सारा इस प्रोसेस में आपने अपने एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस प्रोसेस की जो एंड प्रोडक्ट है, दैट इज पायरुविक एसिड। स्टार्टिंग प्रोडक्ट थी ग्लूकोज। अब कंडीशन एरोबिक हो सेल के लिए या एनारोबिक। अगर तो कंडीशन एरोबिक है तो पायरुविक एसिड आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और अगर कंडीशन एनारोबिक है एनारोबिक, तो पायरुविक एसिड जाएगा फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन इस प्रोसेस में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कंपाउंड जो शुगर ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। और ये 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन। एक बात फिर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, यहां पर किसी भी किस्म का कोई कार्बन लॉस नहीं होगा थ्रू आउट द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जाएगा प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन में। इट मींस फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगा और हम एक एटीपी ऐड करेंगे, एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा और प्रोसेस कहलाएगा फास्फोराइलेशन। कहीं भी वर्ड फास्फोराइलेशन सामने आ जाए तो समझ जाए एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फास्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है या तो मोस्टली बाय यूजिंग एटीपी होता है या जीटीपी। तो हम यहां पर 8 मॉलिक्यूल एटीपी यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में तो एनर्जी जनरेट होनी चाहिए, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, हम यहां पर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीपी यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इस प्रोसेस में। और एक मॉलिक्यूल एटीपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। और जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट इज हेक्सोकाइनेज, और जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास प्रोडक्ट बनी। आफ्टर फर्स्ट स्टेप फास्फोराइलेशन 6 कार्बन कंटेनिंग। सेकेंड स्टेप में प्रोसेस होगा आइसोमराइजेशन का। तो यहां पर हम आइसोमराइजेशन इसलिए करेंगे क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास फास्फेट अटैचमेंट के लिए ओनली एक ही साइड चेन अवेलेबल होती है, और फ्रक्टोज के हवाले से देखें तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में 2 साइड चेन अवेलेबल होती हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ टार्बिक फॉस्फेट। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देखें, ग्लूकोज ये स्ट्रक्चर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दैट इज 6 कार्बन, जहां पर फास्फोराइलेशन के बाद ये फास्फेट अटैच हुआ। अब इसके पास मजीद साइड चेन अवेलेबल नहीं है, मजीद फास्फोराइलेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे आइसोमराइज करेंगे और प्रोसेस कहलाएगा आइसोमराइजेशन। और जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट इज आइसोमरेज। एंजाइम इन्वॉल्व होगा। जो प्रोडक्ट तैयार होगी हमारे पास वो होगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास एक तो फर्स्ट कार्बन पे साइड चेन अवेलेबल है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और दूसरी 6 कार्बन।
अब यहां पर जब एक फास्फेट अटैच होगा तो बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में फास्फोराइलेशन करेंगे, अगेन फास्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फास्फेट। हम अगेन एटीपी का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे और एक एटीपी जनरेट होगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज phosphofructokinase। This product will be 6 carbon, this also will be 6 carbon। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो कंपाउंड है इसको ब्रेक करना है इनटू 2 कंपाउंड्स में, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्लीवेज मींस ब्रेकेज। इट मींस हमने हैमरिंग करनी है, हमने इसको तोड़ना है 2 कंपाउंड में। जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज एल्डोलेज, और जो प्रोडक्ट बनेगी 2 प्रोडक्ट्स वो दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग होगी। डाइहाइड्रोऑक्सी ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 phosphate, also 3 carbon containing। Both product are interconvertible, so हम इस तरह एरो से शो करेंगे। मीन्स ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 phosphate can be converted into dihydroxy acetone 3 phosphate, and dihydroxy acetone 3 phosphate can be converted into glycerol aldehyde 3 phosphate। तो अब हम मजीद स्टेप्स में ग्लाइसरल aldehyde 3 phosphate के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम? यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे ग्लाइसरल aldehyde 3 phosphate के। ग्लाइसरल aldehyde 3 phosphate 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। और एक बात याद रखिएगा, जब ऑक्सीडेशन होती है अल्डिहाइड्स की तो प्रोडक्ट्स में एसिड्स बनते हैं। तो अब हम जब ऑक्सीडेशन में लेके जाएंगे ग्लाइसरल aldehyde 3 phosphate को, तो हमारे पास अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में या तो इन्वॉल्व होना चाहिए, ऑक्सीजन यूज होना चाहिए, या तो हम ऑक्सीजन यूज करेंगे या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कॉमन सी बात है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें। जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा कोई एंजाइम NAD+। पीछे से हम 2 मॉलिक्यूल लेते हुए आ रहे हैं, इसलिए 2 ही मॉलिक्यूल NAD+ के होंगे, और रिजल्ट में हमारे पास NAD
H+ के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और एक एटॉमिक फॉस्फेट हम यहां ऐड करेंगे Ip यानी H3PO4 और जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट इज हाइड्रोजीनेज और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट होगी 1,3-बाय-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड 1,3-बाय-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। जब हम 1,3-बाय-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हुई है क्योंकि अल्डिहाइड एसिड्स में टूटे हैं और याद रखिएगा पीछे हमने एटीपी कंज्यूम की थी, पीछे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अब यहां पर गेन करने का टाइम आया है। अब यहां पर हम एटीपी गेन करेंगे। जब हम एटीपी गेन करेंगे तो यहां पर एडीपी 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे और एटीपी के 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ये 2 मॉलिक्यूल इसलिए लिखे जा रहे हैं कि थ्रू आउट हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है उसके 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और 3 कार्बन कंटेनिंग ही आ रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल एटीपी हमें रिसीव हुई है और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट विल बी फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। How many molecules? 2 molecules. Also 3 carbon containing. अब हम यहां पर आइसोमराइजेशन करेंगे और यहां पर आइसोमराइजेशन का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड इसी के अगेन 2 मॉलिक्यूल होंगे। प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट विल बी म्यूटेज। अब इस स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनोलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इनोलेशन। Inolation means removal of water molecule और जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट विल बी इनोलेज। जब इनोलेशन होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी फास्फो इनोल पायरुवेट। इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल हैं,
ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब हमारे पास अगेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। लास्ट स्टेप में जब हम 2 एडीपी मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में 2 एटीपी मॉलिक्यूल आएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल बने हैं पायरुविक एसिड के, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो एंड प्रोडक्ट है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के होंगे और ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो आगे या तो एरोबिक कंडीशन में क्रैब साइकिल में जाके ऑक्सीडाइज होगा या एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन में जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में जहां हमने एटीपी जनरेट हुई है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डी फास्फोराइलेशन और यहां पर भी डी फास्फोराइलेशन। तो यहां 2 जगह पर डिफॉस्फोराइलेशन हो रही है और पीछे आप देखें 2 जगह पर हमारे पास क्या हो रहा था, फास्फोराइलेशन यानी एडिशन ऑफ फास्फेट हो रहा था, यहां पर रिमूवल ऑफ फास्फेट हो रहा है और एटीपी जनरेट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी टेस्ट के हवाले से आपने याद रखना कि कौन से स्टेप में हमारे पास एटीपी जनरेट हो रही है, कितना अमाउंट जनरेट हो रहा है, कौन से स्टेप में हमारे पास एटॉमिक फास्फेट ऐड हो रहा है, कौन से स्टेप में हमारे पास इनोवलेशन हो रही है, किस स्टेप में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हो रही है। ये पॉइंट आपने इनकी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने। यहाँ पर आपके इनकी टेस्ट के हवाले से एमकेट के हवाले से क्वेश्चन बहुत सारे अराइज हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पर हमने अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, जो एक हमने यहां यूज किया था फास्फोराइलेशन में और दूसरा हमने यहां यूज किया था, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के यूज हुए और हमारे पास जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो जनरेट हुए हैं इस प्रोसेस में, वो है 4 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास यहां पर जनरेट हुए एटीपी के, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास यहां पर जनरेट हुए एटीपी के और हमारे पास कितने बन गए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज, 4 जो हमारे पास क्या हुई है जनरेट। अब हमने इन्वेस्ट कितनी की थी, अब हमने इन्वेस्ट जो की थी वो की थी 2 और जनरेट कितनी हुई है 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट गेन है वो है 2 एटीपीज। 2 एटीपीज हमारे पास नेट गेन है इस प्रोसेस का। ये तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, लेकिन आपने देखा होगा कि एक्टिव कोएंजाइम कुछ बन रहे हैं। अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन हमारे पास एरोबिक कंडीशन हो रही है, अगर प्रोसेस जो परफॉर्म हो रहा है एरोबिक कंडीशन में, तो याद रखिएगा कि जो NADH+ H+ के 2 मॉलिक्यूल बने थे, ये जनरेट करेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। कितने 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपीज। तो इट मींस एरोबिक कंडीशन में हमारे पास जो टोटल बन रहे हैं 6 + 2 = 8 एटीपीज बन रही हैं। कितनी बन रही हैं 8 एटीपीज। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का क्वेश्चन, किसी भी किस्म का जो है वो
अगर डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन आप राइज करना चाहते हैं, कोई एमकेट के हवाले से आप क्वेश्चन राइज करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये टॉपिक मैं आपको बताता जाऊं एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यूज का दे दूं ताकि आपके माइंड में दोबारा थोड़ा सा रिवीजन हो सके। हमारे पास जो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ग्लूकोज। हमने फास्फोराइलेशन में गए, फास्फेट ऐड किया, रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट प्रोडक्ट बनी। आइसोमराइजेशन में हम इसलिए गए थे ताकि मोर फास्फेट ऐड किए जा सके, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनी फ्रक्टोज 6 फास्फेट। जब हमने मोर फास्फोराइलेशन में गए, एक एटीपी ऐड किया, एक एटीपी प्रोड्यूस हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट प्रोडक्ट तैयार हुई। जब हमने इसकी हैमरिंग की, हमने इसको ब्रेक किया, क्लीवेज में गया ये कंपाउंड, तो दो कंपाउंड बने 3 कार्बन के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि इंटर कन्वर्टेबल थे। हमने 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसराइड एल्डिहाइड फास्फेट के लिए जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है। प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन का, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में हम रिमूवल कर रहे हैं 2 हाइड्रोजन का और एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजिनेज। जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे उसे कोएंजाइम NAD ने पिकअप किया और बनाया NADH+H+, ये 2 मॉलिक्यूल। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी, क्योंकि हमने एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज किया था तो एसिड में प्रोडक्ट आई है 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग के 2 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जनरेट हुई है, इट मींस डीफास्फोराइलेशन। 2 एटीपी हमने ऐड किया, 2 एटीपी जनरेट हुआ, फास्फोपाइरुवेट काइनेज एंजाइम ने इसे ब्रेक किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनी फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ हमने इसको आइसोमराइज किया, इट मींस शिफ्टिंग ऑफ फास्फेट न्यूक्लियस एंजाइम इस्तेमाल हुआ, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है, आइसोमराइजेशन हुई है। तो यहाँ पर प्रोसेस होगा इनोलेशन का। जब इनोलेशन हुई इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है, तो इनोलेज एंजाइम इस्तेमाल हुआ, फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल जनरेट हुए। यहाँ पर फिर डीफास्फोराइलेशन हुई है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हुए और जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनी वो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड जो कि फर्दर फिर ऑक्सीडेशन में जाएगा, आइदर क्रेब्स साइकिल में या फिर फर्मेंटेशन में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।